ऐसे नोड एवी नोड बंडल ऑफ एज पर किंजी फाइबर्स एंड यहाँ पे बताया M2 रिसेप्टर है और बीटा 1 रिसेप्टर है। M2 रिसेप्टर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का और बीटा 1 सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। और ये ऐसे नोड का एक सेल है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन एक्शन करेगी। नॉरएपिनेफ्रिन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है और एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिसेप्टर है और M2 रिसेप्टर के ऊपर एक्शन करेगा। बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, 3 सब यूनिट है अल्फा बीटा गामा। फॉर एग्जांपल रेस्टिंग कंडीशन है, नॉरएपिनेफ्रिन एक्शन नहीं कर रही, तो उस वक्त 7 पास रिसेप्टर के साथ जीडीपी ये क्या कहते हैं जी प्रोटीन के साथ जीडीपी अटैच होगी। अल्फा बीटा एंड गामा इसके 3 सब यूनिट है रेस्टिंग कंडीशन में। जिस वक्त बीटा 1 के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन एक्शन करेगी, अल्फा जीडीपी को किक करके रिमूव कर देगा और इस पॉइंट पे बाइंड करेगी जीडीपी ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाइंड करेगी, अल्फा ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और ये जाके एडिनालाइल साइक्लेज एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करेगा। एडिनालाइल साइक्लेज सेल के अंदर एटीपी को यूज करता है और साइक्लिक एएमपी बनाता है। साइक्लिक एएमपी का लेवल सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज एंड ए एंजाइम एक अदर दूसरा एंजाइम है। काइनेज एंजाइम का मतलब होता है फास्फोरिलेशन करने वाला। ये एक्टिवेट होगा तो ये उस सेल के अंदर यानी ऐसे नोड के सेलों के अंदर जो आयन चैनल्स हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, उनकी फास्फोरिलेशन करेगा। जैसे उनकी फास्फोरिलेशन होगी, उनके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, तो सेल जब सोडियम चैनल की फास्फोरिलेशन होगी, सोडियम सेल के आउटसाइड हाई होती है तो आउटसाइड से इनसाइड आएगी। कैल्शियम आउटसाइड ज्यादा है, वो भी इनसाइड आएगी, तो सेल क्या होगा डीपोलराइज होगा। लेकिन उसके अपोजिट जब पोटेशियम चैनल की फास्फोरिलेशन होगी तो ये चैनल क्लोज हो जाएगा और पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होती है, वो बाहर नहीं जा सकेगी। तो ऐसे नोड का फायरिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा। जैसे ऐसे नोड की फायरिंग फास्ट होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन कंप्लीट होगा, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा। और इसी तरह फिर एबी नोड के ऊपर जब एक्शन करेगा, हार्ट एबी नोड की कंडक्शन फास्ट हो जाएगी। वेंट्रिकल के मसलों के ऊपर एक्शन करेगा, उनकी कंट्रैक्शन फोर्सफुल हो जाएगी और सिम्पैथेटिक एक्शन के रिजल्ट में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब उसके अपोजिट अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्शन करता है तो सेलुलर लेवल पे क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इस एरिया में M2 रिसेप्टर है। M2 रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा और ये इनसाइड जिस प्रोटीन से अटैच है उसको कहते हैं GI। ये होती है GS। GS का मतलब है जी स्टिमुलेटरी, जिसके 3 सब यूनिट अल्फा बीटा गामा। और इस एरिया में जो जी प्रोटीन है उसको कहते हैं GI और इसके भी तीनों सब यूनिट है अल्फा बीटा एंड गामा। लेकिन जिस वक्त एसिटाइलकोलिन GI प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, वो सिमिलरली जीडीपी को रिमूव करके अल्फा सब यूनिट जीडीपी को बाइंड करेगा यहाँ पर और एडिनालाइल साइक्लेज को जाके इनहिबिट कर देगा। बीटा 1 एक्टिवेट हुआ तो एडिनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। M2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो एडिनालाइल साइक्लेज को शट अप कर देता है, जिसके रिजल्ट में साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन कम होगी, इन चैनल की फास्फोरिलेशन नहीं होगी। चैनल की फास्फोरिलेशन नहीं होगी तो उसका क्या मतलब है कि जो डीफास्फोरिलेशन करने वाले एंजाइम है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। इधर एंजाइम होते हैं फास्फोडाइएस्टरेजेज, वो इन फास्फेट ग्रुपों को डिटैच करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उनकी डिटैचमेंट होना शुरू होगी, सोडियम का इनफ्लक्स रुक जाएगा। जब फास्फेट ग्रुप अटैच था सोडियम जा रहा था, सोडियम इनफ्लक्स रुक गया, कैल्शियम इनफ्लक्स रुक गया, पोटेशियम आउटफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। पोटेशियम आउटफ्लक्स स्टार्ट होगा तो सेल क्या होगा हाइपरपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हाइपरपोलराइजेशन इस लेवल पे होगी तो इसकी डीपोलराइजेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। एबी नोड की जब हाइपरपोलराइजेशन होगी तो यहाँ से कंडक्शन स्लो होगी, कंडक्शन स्लो होगी, हार्ट रेट स्लो होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये होता है इनके ऊपर एक्शन। और हमारी ड्रगें कैसे एक्शन करेंगी वो मैं इसके बाद। ड्रग्स एक्टिंग ऑन SA नोड एंड AB नोड, तो इसमें जो ड्रगें यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स
जो ग्रुप है वो जो अभी बीटा वाला रिसेप्टर बना है उसको ब्लॉक करेंगे। इसमें ड्रग हैं एसीब्यूटोलोल, एटिनोलोल, कार्वेडिलोल, एस्मोलोल, लेबिटोलोल, मेटाप्रोलोल, नेडोलोल, पिंडोलोल, प्रोप्रेनोलोल, टीमोलोल, ओलोल भाई ओलोल, एसीब्यूटोलोल, एटिनोलोल, कार्वेडिलोल, एस्मोलोल, लेबिटालोल, एटिनोलोल, टीमोलोल, प्रोप्रेनोलोल। बहुत इजी है, ये ड्रगों का नाम याद करो अभी मैं मैकेनिज्म। अब दूसरा पॉइंट ये याद करना है कि कौन सी ड्रग, अब बीटा रिसेप्टर हमारे बॉडी के अंदर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीन टाइप के जो है डिस्टिंग्विश किए गए हैं, लेकिन बीटा 1 और बीटा 2 जो है उनको स्पेशली तौर पे डिस्कस किया जाता है। बीटा 1 जो रिसेप्टर है इसकी लोकेशन होती है हार्ट के ऊपर और किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर और किडनी के ऊपर। हार्ट के ऊपर जो पॉइंट बताए ऐसे नोड, एवी नोड और वेंट्रिकल के मसलों के ऊपर, और ये हमेशा हार्ट को स्टिमुलेट करता है, हार्ट रेट को फास्ट करता है, हार्ट की कंट्रैक्शन को फास्ट करता है और एवी नोड की कंडक्शन को फास्ट करता है। बीटा 1 किडनी के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के लेवल पे होते हैं और वहां से रीनन की सेक्रीशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। बीटा 1 किडनी के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के लेवल पे होगा और वहां से रीनन की सेक्रीशन को इंक्रीज करेगा। अभी बीटा 1 एंटागोनिस्ट जो ड्रग हैं ये इन दोनों रिसेप्टरों को रिकॉग्नाइज करती हैं, हार्ट के ऊपर भी और किडनी के ऊपर भी। इसीलिए ये ड्रगें हार्ट अटैक में भी यूज की जाती हैं, यानी एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज की जाती हैं हार्ट रेट को स्लो करने के लिए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज की जाती हैं ताकि उधर से रीनल सेक्रेट ना हो, रास वाला मैकेनिज्म पूरा चलेगा नहीं तो ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। उसके बाद हाइपरटेंशन में ये ड्रगें यूज की जाती हैं, इधर हार्ट रेट को स्लो करती हैं, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को स्लो करती हैं, उधर से रास वाले मैकेनिज्म को इनहिबिट करती हैं। यानी बीटा 1 दोनों हार्ट और किडनी के जरिए ब्लड प्रेशर को भी ड्रॉप करती हैं, हार्ट रेट को स्लो करती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सही है। और हार्ट की डिजीजेज में मोस्टली बीटा 1 को यूज करना चाहिए। अब कौन कौन सी ड्रगें बीटा 1 सिलेक्टिव हैं और कौन सी बीटा 2 सिलेक्टिव है? A2M जो ड्रगें हैं ये बीटा 1 सिलेक्टिव है। से जो मैंने नाम बताया ना, एसीब्यूटोलोल, एटिनोलोल, कार्वेडिलोल, एस्मोलोल, लेबिटालोल, मेटोप्रोलोल, A2M ये ड्रगें बीटा 1 सिलेक्टिव होती हैं, यानी ये टारगेट डायरेक्ट हार्ट के ऊपर और किडनी के ऊपर करती है। और आगे M से लेके आगे जो ड्रगें हैं ना, M2P, MNOP, ये ड्रगें नॉन सिलेक्टिव है, यानी ये ड्रगें बीटा 1 और बीटा 2 दोनों के ऊपर एक्शन करती हैं। अभी बीटा 2 के बारे में मैं थोड़ा बता दूं क्योंकि आगे नेक्स्ट मस्त में पढ़ेंगे उसमें। बीटा 2 रिसेप्टर की लोकेशन होती है ब्रोंकियोल के ऊपर, ब्लड वेसलों के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, ठीक है। ब्रोंकियोल, ब्लड वेसल और यूट्रस, ये तीन जगह याद करना, ब्लड वेसल्स, यूट्रस और ब्रोंकियोल। अब क्या है कि हार्ट की डिजीजेज में बीटा 1 सिलेक्टिव जो है ये प्रेफर की जाती है। क्यों? क्योंकि ये ड्रगें सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे बाइंड करती हैं। और बीटा 2 एंटागोनिस्ट अगर ड्रग यूज हो जाए यानी नॉन सिलेक्टिव यूज हो तो बीटा 2 ब्लॉक होगा, तो पेशेंट में अस्थमा है तो उसका अस्थमा सीवियर होगा, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर नॉर्मली ब्रोंकियोल को डायलेट करते हैं। ये मैं आगे समझाऊंगा जब चैप्टर आएगा ना। तो जब इसका ब्लॉकर हम यूज कर देंगे तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी और अस्थमा और सीवियर हो जाएगा। A2M वाली बीटा 1 सिलेक्टिव है और M2 आगे जो ड्रगें आ रही हैं यानी मेटोप्रोलोल, नेडोलोल, पिंडोलोल, प्रोप्रेनोलोल, ये नॉन सिलेक्टिव है। बीटा 1 और बीटा 2 दोनों के ऊपर एक्शन करती है। सोटालोल ड्रग है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, एंटी एरिथमिक बढ़ेगा आएगा सही है। ड्रगों के नाम याद हो गए, ड्रगों का यानी सिलेक्टिविटी याद होगी। और ये सारी की सारी ड्रगें कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कांसेप्ट यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये वही ऐसे नोड का सेल है और इस एरिया में बीटा रिसेप्टर है, बीटा 1 है। अगर कोई ड्रग नॉर्मली इस रिसेप्टर के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन ने बाइंड करना है और इसको स्टिमुलेट करना है बीटा 1 को। कॉम्पिटिटिव का कांसेप्ट ये है, अगर ड्रग यूज की जाए
फॉर एग्जांपल ड्रग हम यूज कर रहे हैं मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल एम फॉर मेटोप्रोलोल। अब मेटोप्रोलोल की इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग डिपेंड करती है नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर। अगर नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जितना ज्यादा होगा ये इसको किक करके रिमूव कर देगी। ये होता है कम्पिटिटिव, यानी कम्पीट करके नॉरएपिनेफ्रिन भी बाइंड करना चाहती है, मेटोप्रोलोल भी, जिसका लेवल ज्यादा होगा तो वो बाइंड कर देगी। तो इसलिए फिर ये ड्रग जब यूज की जाती है तो इनका लेवल यानी डोज ज्यादा की जाती है तो उस टारगेट रिसेप्टर को बाइंड कर जाती है और अपना एक्शन शो करती है। और इनका एक्शन कैसे होगा? नॉर्मली नॉरएपिनेफ्रिन ने, अभी मैकेनिज्म एक्शन क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन ने पूरा एक्शन करके सेल को डीपोलराइज करना है और हार्ट रेट को फास्ट करना है। नॉर्मली नॉरएपिनेफ्रिन का ये एक्शन है। नॉरएपिनेफ्रिन का जब ऐसे नोड के ऊपर एक्शन करेगी हार्ट रेट को फास्ट करेगी, एबी नोड की कंडक्शन को फास्ट करेगी, यानी एबी डिले को स्लो करेगी, एबी नोड की कंडक्शन को फास्ट करेगी। वेंट्रिकल के मसल जो है उनकी कंट्रैक्टाइलिटी को इंक्रीज करेगी, यानी वेंट्रिकल के मसल फोर्स के साथ कंटैक्ट करेंगे। ये नॉरएपिनेफ्रिन रिएक्शन है। अभी जैसे मेटोप्रोलोल बाइंड हो जाएगी, मेटोप्रोलोल बाइंड होगी तो ये रिसेप्टर जो नीचे पॉजिटिव रिस्पांस शो कर रहा था ना जी प्रोटीन का, यानी जी प्रोटीन को, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। जो एंटागोनिस्ट कोई भी ड्रग है, जो ब्लॉकर है, वो खुद तो कुछ नहीं करती, वो क्या करती है रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी बाइंडिंग को इनहिबिट कर देती है, खुद बाइंड कर जाती है और रिसेप्टर को एक किस्म का लॉक लगा देती है और रिसेप्टर वो एक्टिवेट नहीं हो सकता और अपनी रिस्पांस नहीं शो कर सकता। अभी मेटोप्रोलोल जैसे यूज की, एम इधर बाइंड की, जो जी प्रोटीन थी वो एक्टिवेट नहीं होगी, एडिनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होगा, साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस नहीं होगी, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट नहीं होगा, चैनल जो उनकी फास्फोरिलेशन नहीं होगी, सेल के अंदर सोडियम एंटर नहीं होगी, कैल्शियम एंटर नहीं होगी, सेल डिपोलराइज नहीं होगा। हार्ट रेट जो नॉरएपिनेफ्रिन नॉर्मल फास्ट कर रही थी, मेटोप्रोलोल हार्ट रेट को स्लो कर देगी। एबी नोड की कंडक्शन जो नॉरएपिनेफ्रिन नॉर्मली फास्ट कर रही थी, तो जब ये ड्रग उधर बाइंड कर देगी तो बाइंड करेगी तो कंडक्शन स्लो हो जाएगी, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन स्लो हो जाएगी। अब इस ड्रग की क्लिनिकल यूज, ये नॉरएपिनेफ्रिन के लिए इन्हीं को ट्रेस्ट करना है तो मेटोप्रोलोल, यानी सारी जो बीटा ब्लॉकर है उनका एक्शन है। ये क्लिनिकल, इसको कहते हैं फार्माकोलॉजिक एक्शन, यानी हार्ट के ऊपर क्या काम करते हैं। अब किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, यहाँ पर बीटा 1 रिसेप्टर है और इसके ऊपर जैसे नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करती है तो रीनन की सेक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, रीनन एंजाइम की सेक्रीशन इंक्रीज होगी, रीनन की सेक्रीशन इंक्रीज होगी। पूरा रास वाला मैकेनिज्म जो समझाया हुआ है, यानी लीवर से आ रहा है एंजियोटेंसिनोजेन, रीनन उसको तोड़ेगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 की लंग्स के पास जाएगी, वहां पे एंजाइम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्शन करती है और एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कराएगी। तो अब क्या होगा, जब हम बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे ये रिसेप्टर ब्लॉक होगा, रीनन की सेक्रीशन नहीं होगी, रीनन की सेक्रीशन नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा, रास वाला पूरा जो मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाएगा, यानी ये बीटा ब्लॉकर। एग्जांपल के तौर पर हम इधर मेटोप्रोलोल यूज करते हैं, ठीक है, ये भी सिलेक्टिव है बीटा 1, किडनी के ऊपर भी एक्शन कर रही है, हार्ट के ऊपर भी, रास वाला मैकेनिज्म स्लो हो गया तो सर क्या मतलब है, वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो उसका मतलब है वैसो डायलेशन होगी, ब्लड वेसलें डायलेट हो जाएंगी। अब ये मैं ये इफेक्ट बता रहा हूँ, ये इसका क्लिनिकल यूज बन जाएगा, वैसो डायलेशन, ब्लड वेसलें डायलेट हो जाएंगी, एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा, सोडियम और वाटर का रिजर्व नहीं होगा, सोडियम और वाटर यूरिन के अंदर लॉस होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम। ये इनका होता है फार्माकोलॉजिक एक्शन, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।